हेलो एवरीवन। तो आज बायोलॉजी की सीरीज का हमारा अगला टॉपिक है हार्ट, जिसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। तो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ वेसल दैट सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी मोटर्ड बाय द एक्शन ऑफ द हार्ट। मतलब क्या है इसका, कह रहे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में ब्लड को, और इसके एक्शन को मॉनिटर करता है हार्ट पंप करता है ब्लड को, और वेसल्स के थ्रू ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो क्योंकि अब हमने कवर कर लिया है सर्कुलेटरी पार्ट ऑफ द सिस्टम, अब हम थोड़ा स्पेसिफिकली बात करेंगे इसके बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं इसका साइज और प्लेसमेंट हार्ट का कैसा होता है। तो सबसे पहले हम समझें कि हार्ट कैसा होता है। हार्ट का एक होलो है मस्कुलर पंप दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू द बॉडी। मतलब कि हार्ट एक होलो ऑर्गन है और जो कि मसल से बना हुआ है। आपको पता ही होगा कौन सी मसल से, कार्डियक मसल से। और ये क्या करता है, ये पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब इसके साइज की बारे में बात करें तो इट इज़ स्लाइटली लार्जर देन अ मैंस फिस्ट एंड अबाउट 330 ग्राम्स इन वेट। थोड़ा डिटेल में बात करें तो जो हार्ट का साइज होता है ह्यूमन जो फिस्ट होती है, मुट्ठी होती है, उसके बराबर होता है लगभग। और अगर वेट की बात करें तो फिर मेल्स में होता है 280 से 320 ग्राम या 330 ग्राम की अप्रोक्सीमेट, और फीमेल्स में बात करें तो 230 से 250 ग्राम के बारे अबाउट होता है। तो ये थोड़ा डिटेल में हो गया। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड होता है स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है। जैसे ये हमारी बॉडी में अगर हम ये बात करें कौन सी बोन होती है, स्टर्नम। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इस तरफ को ये मिड लाइन होगी हमारी, और इसके इस तरफ लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हार्ट की पोजीशन होती है। और ये कैसा होता है, पेयर शेप्ड होता है। पेयर शेप्ड मतलब एक नाशपाती के जैसा होता है। तो अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अब इसकी लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है इसके बोल देते हैं एंडोकार्डियम, और ये सबसे इनर लाइनिंग होती है हार्ट की। दूसरी जो होती है इसके जस्ट ऊपर होती है, इसको बोल दिया जाता है मायोकार्डियम। उसके बाद जो कि एक मस्कुलर मिडल लेयर होती है। और सबसे बाहर वाली की बात करें तो ये होती है पेरिकार्डियम, जो कि आउटर मेम्ब्रेनस सैक है। एक सैक मतलब होता है थैला, एक थैले की तरह पूरे हार्ट को कवर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े चैम्बर के बारे में बात करते हैं। द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब इसमें क्या बता रहा है कि द लोअर राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल। मतलब क्या है कि ये जो लोअर राइट चैम्बर है यहाँ पे नीचे, इसको बोल दिया जाता है राइट वेंट्रिकल। और अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो ऐसे अगर मैं बना दूं तो ये होता है इस तरफ का जो पोर्शन होता है इसे एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम। इसके जस्ट नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, इस तरफ वाला लेफ्ट में जो होता है लेफ्ट एट्रियम, और इस तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऊपर यही लिखा हुआ है कि जो लोअर राइट चैम्बर होता है नीचे की तरफ, ये कौन सा होता है, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ बताया हुआ। अब राइट वेंट्रिकल के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। क्या है कि राइट वेंट्रिकल जो होता है पंप करता है ब्लड आउट थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व इनटू द पल्मोनरी आर्टरी ऑफ द लंग्स। मतलब क्या है कि जो राइट एट्रियम होता है इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, उसके बाद ये इसमें आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये पल्मोनरी वॉल्व लगे होते हैं यहाँ पे इसमें, और इसके थ्रू क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है हमारी बॉडी में कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है हमारी बॉडी में लंग्स के पास। और ये क्या कह रहे हैं कि द राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय 2 पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम। मतलब कह रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल ये वाला है, ये राइट वेंट्रिकल हो गया हमारा, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। इन दोनों के बीच में जो थिक लेयर दिख रही है इसे सेप्टम बोल देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिटेल में थोड़ा और डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं कि व्हेन द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स
इट इज़ फुल्ली ऑक्सीजनेटेड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके गई, राइट वेंट्रिकल से लेके गई लंग्स के पास, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो अब लेफ्ट एट्रियम में लेके आएंगी। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं कि व्हेन द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स इट इज़ फुल्ली ऑक्सीजनेटेड एंड एंटर्स द अपर लेफ्ट एट्रियम। इसमें आएगी किससे? पल्मोनरी वीन से आएगा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट लीव्स द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मतलब क्या है कि लेफ्ट एट्रियम में तो ब्लड आ गया ऑक्सीजनेटेड, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और यहाँ पे एक कस्प टाइप का मतलब ढक्कन टाइप का एक लगा रहता है, जिसे बोल देते हैं हम बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। एक वॉल्व लगे रहते हैं जो कि ब्लड फ्लो को सपोर्ट करते हैं कि यहाँ से कितना ब्लड जाए इसमें, तो उसका क्या नाम होता है? बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट वॉल्व है, इसको याद कर लेना। अब आगे बढ़े तो क्या है कि क्या कह रहे हैं कि द बोथ एट्रियम चैम्बर्स टुगेदर आर रेफर टू एज द एट्रिया। मतलब ये जो राइट एट्रियम हो गया और लेफ्ट एट्रियम हो गया, इन दोनों को मिला के बोल देते हैं एट्रिया। इसको एट्रिया बोल दिया जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड आउट थ्रू द आयोटिक वॉल्व इनटू द लार्ज आयोटा आर्टरी। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एंड आउट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ तक ब्लड आ गया था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। किसके थ्रू आया था? पल्मोनरी वीन के थ्रू आया था यहाँ पे लंग्स से। अब यहाँ तो ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब यहाँ से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई है वो किसके थ्रू होगी? वो आयोटा के थ्रू होती है। अब यहाँ पे जो वॉल्व के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। ऑल वॉल्व्स ऑफ द हार्ट क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो। सही बात है। देखो यहाँ पे अगर वॉल्व बंद नहीं होगा तो अगर यहाँ प्रेशर बनेगा तो ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है, इसलिए वॉल्व्स जब ब्लड एक बारी आ गया तो क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सकें। द राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय अ पार्टीशन कॉल्ड द सेप्टम। अब यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो थिक लेयर प्रेजेंट है इसे सेप्टम बोल दिया जाता है। अब व्हाट मेक्स द हार्ट बीट, मतलब हमारा दिल धड़कता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या है कि द साइनोएट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। मतलब कि जो हमारा दिल धड़कता है उसका मेन रीजन है एक तरह की एक नोड होती है साइनोएट्रियल नोड मतलब कि एक बंडल ऑफ टिश्यू। यहाँ पे राइट एट्रियम में ऊपर की तरफ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोला जाता है साइनोएट्रियल नोड। ये क्या करता है, यहीं से इम्पल्सिस जनरेट होती हैं जो कि पूरे हार्ट में फैलती हैं और जिसकी वजह से हार्ट बीट करता है। ये क्या होता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम एंड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एट द रेट ऑफ 60 to 100 इम्पल्सिस पर मिनट। ब्रेन स्टेम मतलब ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर्स को मिला के बनता है, ये ब्रेन का पार्ट होता है। मेडुला पोन्स वगैरह मिलके बनाते हैं इसे। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ऐसे नोड की इम्पल्सिस को। दोज इम्पल्सिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से इम्पल्सिस बनती हैं और ये लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में दोनों में ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। अब अगला एक और नोड पाया जाता है जो कि जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकल नोड या एवी नोड। इसकी लोकेशन जो है ये तो ऊपर अपर साइड पे था राइट एट्रियम में, ये लोअर साइड पे है राइट एट्रियम में ही। ये क्या करता है, स्लाइटली डिले कर देता है इम्पल्सिस को फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड सो द एट्रिया फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर द वेंट्रिकल्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। अब क्या कह रहे हैं कि मतलब ये पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एट्रियम और इसके बाद ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये बाद में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। और ये पहले एसए नोड पहले ट्रांसफ़र कर देता है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर ये रिलैक्स होंगे, उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब क्या चीज़ है थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। बंडल ऑफ फिश, ये क्या करता है, कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस थ्रू द हार्ट। बंडल ऑफ, अब ये जो इसमें से ये फाइबर्स निकल रहे थे, ये जो स्ट्रक्चर निकला यहाँ से, इसको बोल दिया जाता है बंडल ऑफ फिश।
फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है, राइट बंडल ऑफ हिस और लेफ्ट बंडल ऑफ हिस। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ए बी नोड इनटू द सेप्टम, मतलब क्या है, एस से नोड से शुरू हुआ, ए बी नोड के पास पहुंचा, उसके बाद ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर गया, एंड देन ब्रांचेस आउट टू बोथ वेंट्रिकल। उसके बाद ये और इसके ब्रांचेस बनते हैं जो कि वेंट्रिकल्स में फैल जाते हैं, और यही कोज करता है, दिस कॉजेज बोथ वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यही हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल्स के। अब क्या है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हार्ट रेट, जो द रेट ऑफ हार्ट बीट कैन बी अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग इमोशंस, स्मोकिंग, डिसीज, बॉडी साइज, एज, स्ट्रेस एंड द इन्वायरमेंट। मतलब कि जो हार्ट की बीट है वैसे नॉर्मली 70 से 72 होती है बीट पर मिनट, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर जैसे कभी इमोशंस में मतलब सुख है, दुख है, या फिर स्मोकिंग, या कोई बीमारी हो गई है, या मोटापा ज़्यादा है, या फिर एज जैसे बुढ़ापे में ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, या फिर स्ट्रेस में, ऐसे में हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG और EKG रिकॉर्ड द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड कैन बी यूज टू डायग्नोज एबनॉर्मलिटीज। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या करते हैं, ये एक तरह की मशीन होती है जिसमें कि हार्ट की जो सिग्नल्स बनते हैं उसमें शो होते हैं। अगर उसमें थोड़ी भी डिफॉर्मिटी दिख रही है तो समझ लो बॉडी के अंदर कोई दिक्कत है। अब एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। उसमें एक सबसे पहले डिस्कस करें हम सिस्टोलिक फेलियर। सिस्टोलिक का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसको थोड़े डिस्कस करते हैं। सिस्टोलिक फेलियर क्या होता है, इज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली एंड पुश सफिशिएंट ब्लड इनटू द सर्कुलेशन। अगर कह रहे कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा था ये अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा और ये ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगा तो सिस्टोलिक फेलियर होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, द वेंट्रिकल ऑफन डायलेट और बिकम एनलार्ज। अगर इसमें ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ब्लड इकट्ठा होगा तो ये डायलेट हो जाता है और थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। ऑल्दो हार्ट फेलियर कैन अकर ऑन एदर और बोथ साइड, इट यूजुअली स्टार्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड फर्स्ट। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहीं पे आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहीं से ब्लड पंप करता है, इसलिए स्टार्ट भी हार्ट फेलियर लेफ्ट साइड से ही होता है हमारे। अब दूसरा एक और है, जैसे सिस्टोलिक फेलियर था वैसे डायस्टोलिक फेलियर भी होता है। क्या है ये डायस्टोलिक फेलियर इज व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स नॉर्मली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन सो इट कैन नॉट प्रॉपरली फिल्ड विद ब्लड। उसमें क्या था, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें रिलैक्स नहीं कर पा रहा है अगर, तो क्या होगा, इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो जाएगा। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे CHF भी कहते हैं लीड्स टू अ बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स एंड अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया। अब अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से कई और प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं जिनकी वजह से हम सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे डिस्पनिया भी बोलते हैं। ऑल्दो हार्ट फेलियर अकर ऑन एदर और बोथ साइड्स, इट यूजुअली स्टार्ट ऑन द लेफ्ट साइड। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब ये क्या कह रहे हैं कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। मतलब कि अगर लेफ्ट साइड से प्रॉब्लम शुरू हुई तो ये राइट तक भी पहुंच जाएगी। ब्लड फ्लोज बैक इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट कॉजिंग एडिमा ऑफ द एंकल्स, डिस्टेंशंस ऑफ द नेक वेन्स एंड द एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन और लीवर। अब क्या कह रहे हैं कि जो ब्लड फ्लो करता है बैक इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, जो इसकी वजह से जो राइट साइड हमारे हार्ट का उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है एंकल्स में। डिस्टेंशंस ऑफ द नेक वीन्स, इसमें खिंचाव आ जाता है गर्दन के पास जो वीन्स होती हैं, और हमारी स्प्लीन और लीवर में एनलार्जमेंट आ जाता है अगर अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहे हैं राइट साइड में। तो हार्ट फेलियर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। ये सबसे कॉमनेस्ट डिसीज है हार्ट की हमारी। अब एक बार हम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। वाइल हार्ट फेलियर इज अ प्रॉब्लम विद द पंपिंग ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द हार्ट, ए हार्ट अटैक इज द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड टू द हार्ट मसल। हमें दोनों में बहुत डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि हार्ट फेलियर क्या है और हार्ट अटैक क्या है। हार्ट फेलियर क्या होता है, ये जब ब्लड हमारी बॉडी में सही से ब्लड पंप नहीं कर पाता
और हार्ट अटैक क्या है, जब ब्लॉकेज हो जाता है हमारी बॉडी में किसी कारण, चाहे प्लेग जम गया या फिर कुछ उसको जो रास्ता है उसमें से ब्लड सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है या ब्लॉकेज हो गया जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही तो हार्ट अटैक कॉज करता है। दिस कॉजेज डैमेज एंड पॉसिबली डेथ ऑफ द मसल टिश्यू। अगर ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जो हमारी कार्डियक मसल्स के टिश्यूज हैं उनकी डेथ होने लग जाएगी, जिसकी वजह से ब्लैक हो जाएगा हार्ट और अल्टीमेटली जो पर्सन है वो उसकी डेथ हो जाएगी। इट इज़ यूजुअली द रिजल्ट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिसीज वेयर प्लेक हैज बुल्ट अप एंड इवेंचुअली ब्लॉक्स द कोरोनरी आर्टरी। अब क्या मतलब है, जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, जैसे कि हार्ट पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है ब्लड, उसी तरह हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है उनको कोरोनरी आर्टरी बोला जाता है। अब अगर उन आर्टरीज में कुछ रास्ता उनका ब्लॉकेज हो गया, मतलब प्लेक जम गया, उसके अंदर प्लेक होता है जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वजह से जो इसका रास्ता होता है उसमें ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाता, तो हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो हार्ट है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।